नमस्कार दोस्तों। तो आज हम हाजिर हैं एक टॉपिक के साथ जो क्लास 12th का है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ठीक है ना, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ये 12वीं क्लास का इतिहास का टॉपिक है और 12वीं क्लास के एग्जाम्स बहुत नज़दीक है। उनमें से अपने को केवल इतिहास से मतलब है, अपने इतिहास के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि लोग इसको टफ मानते हैं। कहते हैं कि इतिहास का थोड़ा सब्जेक्ट टफ होता है, जबकि इतिहास जैसा सरल सब्जेक्ट भी कोई नहीं है। क्यों? वैसे मेरे हिसाब से परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। परिचय जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे परिचय होता चला जाएगा। देखो, किसी भी चीज़ को आरंभ करने से पहले हमें उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये पाठ है, जो इस पाठ में आपके दे रखा है कि ये जो डब्बे में है ना, जो हरे पीले लाल लाल 2-3 प्रकार के डब्बे हैं, इन डब्बों से संबंधित जानकारी आपके ज्ञानवर्धन के लिए है, आपके इस पाठ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए। इसके अतिरिक्त इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है ना, वैसे बहुत महत्व है, लेकिन वर्तमान के टाइम में जब अपने पास एग्जाम्स के लिए बहुत कम टाइम बचा हो, उसमें ये चीज़ें पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अपने सीधे टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ना मेरा परिचय देने की आवश्यकता है, परिचय आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे होता चला जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अपने सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि इसमें से क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने नंबर के आएंगे और किस प्रकार से आएंगे। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, हम बेटर तरीके से समझ पाएंगे और उसी हिसाब से, उसी व्यय रचना से हम इस पाठ की जो चीज़ें हैं जो अपना अंदर समेट पाएंगे। तो सब इसमें है टोटल 6 नंबर का है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का यह पाठ है। 6 नंबर में से 1 नंबर का तो है अति लघुतरात्मक वस्तुनिष्ठ, जिसमें 4 क्वेश्चन पूछेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा, जो राइट लगे उसको राइट करें। दूसरा है, एक क्वेश्चन आएगा, वो आएगा अति लघुतरात्मक, एक लाइन में या एक शब्द में उत्तर देना। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आएगा, वो 4 नंबर का आएगा, वो आएगा निबंधात्मक। ठीक है, तो ऐसा करके टोटल मिला के ये जो टोटल है ना, ये 6 नंबर के हो गए। ठीक है ना, तो अब आपने को उसी हिसाब से देखना है कि छोटा जो मेन प्रश्न हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोटा, उसको ध्यान देना है कि भाई यह अति लघुतरात्मक में पूछ सकते हैं या वस्तुनिष्ठ में पूछ सकते हैं। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है ना, तो अपने को ये जानकारी पता चल गई कि इसमें इतने नंबर के क्वेश्चन हैं। टोटल क्वेश्चन आएंगे 3, 2 आएंगे 1 नंबर के, जिसमें से एक वस्तुनिष्ठ, एक अति लघुतरात्मक और एक निबंधात्मक। अब अपने को इसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है और फटाफट खींच के पढ़ना है, क्योंकि टाइम अपने पास है कम। 40 मिनट के अंदर पूरा पाठ समेटना है। क्योंकि अभी समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पाठ है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। 6 नंबर का है, हड़प्पा सभ्यता। इसमें ईंटें, मनके तथा अस्थियां, ये इसने टॉपिक दिया है। इसमें हम ईंटों के ऊपर ध्यान देंगे, मनकों के तथा अस्थियों के माध्यम से उस समय इसके इर्द गिर्द घूमते हुए सारी हड़प्पा सभ्यता को अपन इन 3 टॉपिकों के ऊपर घूमते इर्द गिर्द घूमते हम पूरी हड़प्पा सभ्यता का अपना अध्ययन करेंगे और अवलोकन करेंगे उसका। यहाँ बैठे बैठे उस समय का अवलोकन करेंगे, यहाँ बैठ के अपने 3D में, 4D में, जो आपकी डी बने उस डी में आपको ये देखना है। जितनी आप अनुभूति अच्छी करोगे उतना आपको यह पाठ बढ़िया समझ आएगा। इतिहास में क्या याद नहीं करना होगा, इतिहास में सीढ़ी दर सीढ़ी जोड़नी होती है और अपने आप याद हो जाता है। समझ रहे हो बात को? मतलब आज की घटना से उस समय की घटनाओं को जोड़िए। सारी घटना वही, इंसान उस समय था, इंसान आज है। इंसान के उस समय 2 हाथ हैं, आज भी 2 ही हाथ हैं। उस समय भी घरों में रहता था, आज भी घरों में रहता है। ठीक है, और इसकी तो संरचनाएं पूरी ऐसी हैं, जैसे आज की कॉलोनी, आज के नए शहर बसते हैं, वैसे ये शहर बसा था, वैसे यहाँ के लोग काम करते थे। आज भी खेती पे डिपेंड करते हैं। अधिकांश जो वर्ग है जो वो खेतों पर डिपेंड है, उस समय भी खेती पे डिपेंड थे। आज भी अब शिकार तो नहीं होता, लेकिन पशुपालन भी होता है और साथ के साथ उनका सेवन भी किया जाता ना, मांस भक्षण वगैरह। उस समय भी ये चीज़ें थी, पशुपालन भी किया जाता था, उससे उत्पाद, विभिन्न प्रकार के उत्पाद भी प्राप्त किए जाते थे। सारी चीज़ें वही है। अपने को उन दोनों को कंपेयर करके चलना, याद क्या करने की जरूरत है। आज नहीं देख रहे क्या? कोई जंगल से उठ के आया क्या सीधा? कोई जंगल से उठ के आया, मैं नहीं जानता बस्तियाँ कैसी होती है, रोडें कैसी होती है। ठीक है, जानते नहीं क्या? सब जानते हैं ना। वही सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे अपन। ईंटें क्या होती है, मनके क्या होते हैं, मृद भांड हो सकता है थोड़ा, लेकिन आपको साल भर हो गया पढ़ते हुए, आप कोई अपरिचित नहीं हो सकता। मृद भांड, बड़े बड़े भांड मिट्टी के बने हुए, मनके जानते ही हैं। ठीक है, लड़कियां थोड़ा अधिक जानती होंगी मनकों के बारे में, विभिन्न प्रकार के। और
इसके अलावा ईंटें सिर फोड़ दो, हैं? ईंटों के बारे में जानते ही हैं। तो क्या चीज है? कुछ भी तो नहीं है ना? तो अब अपन फटाफट आएंगे, इसको आरंभ करेंगे इसका। तो आरंभ में यही चीज दे रखी है आपके कि अपने यहाँ विशेष रूप से इसमें मोहरों का, आपके पाठ की शुरुआत में मोहरों का एग्जाम्पल दिया गया, मतलब मोहरों के बारे में बताया गया कि भाई जो वहाँ की मोहरें थी उसके ऊपर एक विशिष्ट प्रकार की लिपि बनी होती थी, ऐसे करके। कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है? अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती, पढ़ी तो जा ही इसके भी, और हो सकता है भविष्य में भी नहीं पढ़े जा सके। कोई इसकी भी गारंटी नहीं है कि भविष्य में इसको पढ़ लें, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? और इस लिपि के साथ साथ उन्होंने नीचे ऐसे 4 पैरों का बैल बना दो। मैं तो देखो चित्रकार हूं नहीं, ठीक है? जो भी बना, ठीक है? ऐसा कुल मिला के ऐसी मोहरें मिली हैं, ठीक है? तो मोहरें मिली है, उन मोहरों के माध्यम से, और वहाँ जो मृदबाण मिले हैं, जो वहाँ हड्डियाँ मिली है, जो मन के मिले, उनके माध्यम से पुरातत्व वेदाओं ने किस प्रकार से उसकी व्याख्या की, क्या व्याख्या की, और समय के साथ व्याख्या करने के तरीके के कारण कभी कभी व्याख्या की गई पूरा उसका परिणाम ही परिवर्तित हो जाता है और पूरी चीज़ें बदल जाती हैं। वो हम सब चीज़ें इसमें देखेंगे कि भाई हम क्या क्या देखेंगे, क्या और कैसे जानते हैं हम इसमें, ठीक है? और अन्वेषण उन्होंने पुरातत्व कैसे किया, ठीक है? और अन्वेषण करने के समय व्याख्या जो उन्होंने की, कभी कभी पूरी व्याख्या बदल जाती है जब कुछ नई चीज प्राप्त होती है। तो वो सब कुछ कैसे हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो करते हैं आरंभ, है ना? तो आरंभ में हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता है। अब मान लो कोई भी शहर है, चलो जोधपुर मान लो, तो क्या जोधपुर क्या सीधे ही बस गया था? क्या नहीं बस सकता? पहले वहां पर 1-2 घर बने होंगे, ठीक है? वो किला बना था, किले के चारों तरफ घर बने थे, ठीक है? फिर पूरी बस्ती बनी थी, फिर कई सारी बस्तियां मिलकर फिर पूरा शहर बना था। ऐसे ही हुआ होगा ना, सीधे बन गया। उसी प्रकार हड़प्पा बसने से पहले वहां पूर्व हड़प्पा काल की बस्ती मिलती है, ठीक है? समझ गए ना? आरंभिक हड़प्पा जिसे हम कह सकते हैं। आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा काल के बीच में कुछ चीजें ऐसी मिली है, कुछ बड़ी बस्तियों में बड़ी जलाने के जो अवशेष मिले उनसे पता चलता है कि हड़प्पा काल में और पूर्व हड़प्पा काल में क्रम भंग था, उनके बीच में समय का डिफरेंस था, ठीक है ना? पहले वाले क्या था, कच्ची बस्ती रहते थे, बड़ी वहाँ संरचना नहीं पाई जाती थी, पशुपालन वगैरह के वहाँ भी निशान मिले हैं, ठीक है ना? और कोई इतना स्पेशली नहीं था जैसा हड़प्पा सभ्यता के तहत मोहनजोदड़ो वगैरह में बड़ी संरचना मिलना व्यवस्थित, वो वहाँ पर नहीं मिले। इसलिए हम उसको कह सकते हैं ये पूर्व हड़प्पा काल सभ्यता थी जब आरंभ हुआ था। जैसे मान लो कि पहले आमेर था और वो विकसित तो हुआ लेकिन वो उतना व्यवस्थित नहीं था। फिर जयपुर को एक साथ पूरा ढांचा खड़ा किया, तो आप एक तरह से आमेर को मान सकते हो पूर्व हड़प्पा काल का, और जो जयपुर है उसको हड़प्पा काल का मोहनजोदड़ो मान के जब एकदम व्यवस्थित तरीके से पहले फिक्स किया, ये यहाँ बनेगा, यहाँ ये बनेगा, वो आगे हम थोड़ा सा चर्चा और कर लेंगे, ठीक है ना? तो आरंभ समझ में आ गया। अब अपने देखते हैं निर्वाह के तरीके। निर्वाह के क्या क्या तरीके थे? आज मुख्य रूप से क्या क्या निर्वाह के तरीके? आज खेती है, पशुपालन है, ठीक है, नौकरी पैसा वगैरह है। लेकिन अपन मुख्य रूप से देखें तो आज भी पशुपालन और खेती है, उस समय भी खेती और पशुपालन मुख्य रूप से थे। तो अब हम पहले पशु में देखते हैं। तो वहां पर हमें बकरी के, किसका? बकरी, भैंस, ठीक है, सुअर, ठीक है, भेड़, इनकी हड्डियां मिली हैं। तो ये सब क्या थे? ये थे पालतू जानवर। समझ रहे हो इन बात को? ठीक है। और इसके अलावा हमें जंगली सुअर, वराह या जंगली सुअर, ठीक है, जिसके ऐसे बड़े बड़े दांत होते ना, फाड़ के रख देता आदमी को, ठीक है। और घड़ियाल, घड़ियाल जानते हो? मगरमच्छ जानते हो ना? मगरमच्छ के आगे लंबी सी चोंच लगा दो, थोड़ा सा पतला कर दो उसको, वो घड़ियाल बन गया। समझ गए ना? घड़ियाल वैसा होता है, थोड़ा सा पतला होता है मगरमच्छ से, छोटा होता है थोड़ा, और थोड़ा मुंह थोड़ा लंबा सा होता है, ठीक है। घड़ियाल, हिरण, हिरण की भी हड्डियां मिली है, तो इनकी भी हड्डियां मिली। तो इससे पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है कि इनका भी ये सेवन करते होंगे। भाई बकरी, भैंस, सुअर, भेड़, इनसे दूध भी प्राप्त करते होंगे, ऊन वगैरह भी प्राप्त करते होंगे, और दूध वगैरह का इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन अपना ये तो बेसिक सी चीजें हैं भाई, होते हैं, और वो भी कर देते होंगे। समझ गए ना? मांस के लिए भी इनका उपयोग कर सकते होंगे, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो हड्डियां मिली है, इनसे पता चलता है कि ये इनका भी शिकार करते थे,
इनका भी सेवन करते थे, लेकिन ये पता नहीं चला कि वो इसका शिकार करते थे या किसी अन्य आर्किटेक्ट समुदाय से इनको खरीदते थे। ये हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और हो सकता है भविष्य में भी हमें प्राप्त नहीं हो। ठीक है, ये हुई ये बात इसकी। तो अब हम बात करते हैं कृषि की। ठीक है, अब कृषि प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। तो कृषि प्रौद्योगिकी में अपने देखते हैं कि वहां पर हमें किस किस प्रकार के दाने प्राप्त हुए, समझ रहे हो ना आप, निर्वाह के तरीके में। पशुपालन अपने देख लिया, अब कृषि प्रौद्योगिकी देखते हैं। तो वहां हमें गेहूं के मिले हैं, ठीक है, गेहूं, जौ, और गुजरात के कुछ स्थलों से हमें बाजरा भी मिला है। ठीक है, बाजरा भी हमें मिला है, सफेद चना भी मिला है, दालें मिली हैं। ठीक है, सफेद चना, दाल, ये हमें वहां से मिली है। और चावल वहां से बहुत कम जगहों से मिले हैं, मतलब ये हड़प्पा वाले चावलों के बारे में विषय में ज्यादा जानकारी नहीं रखते थे, हम ये कह सकते हैं। तो ये ठीक, ये इनके बीज मिले हैं, ये तो ये मिले हैं, मतलब बेसिक रूप से खा रहे हैं, फिक्स है, और खा रहे थे, कहीं उगा होंगे, इनको बीजों के रूप में भी प्रयोग किए। इनके जब बीज मिले हैं तो अपन समझ सकते हैं इन्होंने खेती भी की होगी। और खेती के निशान कहाँ से मिलते हैं? छोटा सा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कौन सा ऐसी जगह है जहाँ से हमें खेती के निशान मिले हैं, और सबसे स्पष्ट रूप से खेती के निशान वो मिले हैं, वो हमें मिले हैं कालीबंगा में। ठीक है, इसमें कालीबंगन लिख रखा है आपके, हाँ, तो कालीबंगन भी कर सकते हो, कालीबंगन या कालीबंगा एक ही चीज़ है। ठीक है ना, समझ गए ना। तो कालीबंगा का मतलब होता है, वैसे इसमें दिया तो नहीं रखा, लेकिन मैं बता देता हूँ, काली चूड़ियाँ। क्या है? काली चूड़ियाँ। ठीक है, और यही मोहनजोदड़ो का भी बता देता हूँ। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। समझ गए ना। अभी तो आपके एग्जाम्स है, एग्जाम्स जब खत्म हो जाए तो आप देखना मोहनजोदड़ो मूवी देखना, उससे आप काफी कुछ कोरिलेट कर पाओगे इससे। अभी मत देखने बैठ जाना, इस 6 नंबर के चक्कर में एक मूवी देखोगे 2 घंटे खराब करोगे, कोई मतलब नहीं है। बाद में जो एक हिसाब से देख लेना, आपको और बेटर तरीके से समझ आ जाएगी। कई सारी चीजें वो क्लियर करती है, काफी अच्छी स्टोरी बनाई है उसकी। ठीक है, कालीबंगा या काली चूड़िया, यहाँ से हमें खेती के साक्ष्य मिलते हैं, और दोहरे जुते हुए खेतों के निशान मिलते हैं। मतलब इधर भी खेती और इधर भी खेती, मतलब यहाँ से पता चलता है कि ये खेती करते थे और एक साथ 2 फसलें भी ये उगाते थे, 2 प्रकार की फसलें भी ये एक साथ उगाते थे। ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? ये हमें यहाँ से पता चल रहा है, कालीबंगा से। ठीक है ना। इसके अलावा एक बनावली स्थान है हरियाणा में, क्या है? बनावली, बनावली, और एक है चोलिस्तान। क्या नाम है? चोलिस्तान। ठीक है, यह अफगानिस्तान में। चोलिस्तान और बनावली, यहां से हमें क्या मिले? मिट्टी के हल मिले हैं। किसके हल? मिट्टी के हल के खिलौने मिले हैं। समझ गए ना, मिट्टी के हल के खिलौने मिलते हैं। इससे पता चलता है कि भाई हलों के माध्यम से खेती करते थे। ठीक है, और यहां की मोहरें जो है उनके ऊपर वृषभ पाए जाते हैं। मैंने शुरुआत में बनाई थी ना, क्या करती, मतलब बैल से परिचित थे। क्यों? क्योंकि मिट्टी की बैलगाड़ी है ना, उसका भी खिलौना हमें यहां पर मिला है। तो ये सारी चीजें जोड़ो, गेहूं, जौ, बाजरा, सफेद चना, दाल, ये मिले हैं यहां पर। फिर इनको जोतने के निशान मिले हैं, मतलब यहाँ खेती हुई है। तो जोता है तो किससे जोता है? और दोहरी फसल, कहाँ? कालीबंगा में। ठीक है, इनको मिले हैं। और वृषभ हम पर देख रहे हैं, उनकी मोहरों पे हैं, तो मतलब बैल से परिचित है। फिर हमें बनावली और चोलिस्तान के है ना, यहाँ से हमें मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। तो मिट्टी के हल प्राप्त हुए, मतलब हल के बारे में जानकारी रखते थे, और हल वृषभ से जोतते हैं और उनसे खेत जोते। ठीक है, वृषभ से जोते। और भी हमें कैसे सबूत मिलते हैं कि वृषभ का प्रयोग करते थे जोतने के लिए? क्यों? क्योंकि वहां से मिट्टी की बैलगाड़ी हमें मिली है। इसके अलावा अधिकांश जो है ना हड़प्पा सभ्यता, वो हड़प्पा सभ्यता जो अर्ध शुष्क इलाके में बसी हुई है। समझ रहे हो इन बात को? आज का थार का मरुस्थल पूरा देख लो, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, पाकिस्तान का थार पार कर, उधर वाले जो 2-4 जिले हैं जैसलमेर वगैरह, ठीक है ना, और जो पाकिस्तान का हिस्सा देख लो, वो पूरा का पूरा शुष्क है ना, और शुष्क या अर्ध शुष्क इलाके में आता है। तो यह जो हड़प्पा सभ्यता ना, ये हड़प्पा सभ्यता पूरी अर्ध शुष्क इलाके में बसी थी, और अर्ध शुष्क इलाके में बसी हुई है। और अपने को खेती करनी है, बरसात की खेती नहीं है। देखो गेहूं भी हो रहा है, चना भी हो रहा है, जो दोनों रबी की फसलें हैं, जान के रहे ना इस चीज की। ठीक है ना, तो दालें हो रही हैं,
और कई है जो इनके लिए तो ये तो सर्दी के अंदर होती है, इनको पानी तो चाहिए, और पानी चाहिए तो पानी के साक्ष्य भी हमें वहां से प्राप्त हुए हैं। वो साक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त हुए हैं? एक तो हमें सोर्तुगई, क्या है सोर्तुगई है अफगानिस्तान में, ठीक है ना, सोर्तुगई, यहां हमें नहरों के निशान मिले हैं, यहां पर नहरें पाई गई हैं, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं कि सोर्तुगई में तो नहरें मिली हैं, लेकिन खेती तो पंजाब में भी होती होगी, पंजाब सिंध में, तो वहां हमें नहरें क्यों नहीं मिली? हो सकता है समय के साथ वो गाद से भर गई हो, मिट्टी से पट गई हो, या हो सकता है वहां पर उनका प्रयोग ही नहीं होता हो, कुओं का भी प्रयोग होता हो, ये भी तो संभव है कि भाई वहां से सिंचाई है ना वो कुओं के माध्यम से होती होगी। इसके अलावा धोलावीरा जो है, धोलावीरा गुजरात में, धोलावीरा का आगे और थोड़ा जिक्र होगा, ये धोलावीरा से यहां से ना, यहां से जलाशय मिले हैं बड़े बड़े, क्या मिले? जलाशय मिले, जिनसे ऐसा लगता है कि ये शायद खेती के लिए प्रयोग किए जाते होंगे। समझ रहे हो ना बात को? अब बताओ इसमें क्या याद करने की जरूरत है? एक आपके सामने फिल्म किसी की खींच रही है ना, कोई तकलीफ है? कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं ना, समझना है बस। उस समय से और आज से तुलना करनी, कुछ ही नाम याद रखने, कालीबंगा याद हो गया, सोर्तुगई अफगानिस्तान में, थोड़ा सा ध्यान रखोगे याद हो जाएगा। ये चोलिस्तान और बनावली, आसान से नाम है। ये मिट्टी के खिलौने, अब ये याद रखना मिट्टी की बैलगाड़ी है, ये तो याद करने की जरूरत नहीं। ये मिट्टी के हल है, ये कहाँ से प्राप्त हुए? ये चोलिस्तान और बनावली से प्राप्त हुए। सोर्तुगई का अफगानिस्तान में, सोर्तुगई में यहाँ एक नहरें मिल रही है, आगे जाके सोर्तुगई और आएगा, यहाँ पर एक कीमती पत्थर मिलेगा, उसका वहीं जिक्र करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यह है कालीबंगा, याद रखना। कालीबंगा में क्या? जुतोई खेतों के निशान है। सोर्तुगई में नहर मिली है, धोलावीरा में जलाशय मिले हैं, ठीक है। लिखावट से बेटर है कि आप सुनने में ध्यान दोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लिखावट थोड़ी सी ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं। और मिट्टी के हल बनावली से, सोर्तुगई से नहर है, कालीबंगा से जुतोई खेतों के निशान, धोलावीरा से जलाशय, इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। बाकी सारी कहानी आप बना सकते हो। अगर आपको इतनी सी जानकारी है तो आप इसके 10 पेज भी भर सकते हो। निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा कि कृषि से रिलेटेड या निर्वाह के तरीका, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के निर्वाह के तरीके के बारे में विस्तार से बताइए, तो आप निबंधात्मक क्वेश्चन अटेंड नहीं कर सकते कि इनके बेस पे। एक शब्द को पकड़िए, 4 लाइन लिख दिए, आराम से लिख सकते हैं। अपने शब्दों में लिखना है, रटी रटाई भाषाएं प्रयोग नहीं करना है, वरना आपकी 40 पंक्तियां भी पढ़ोगे तो 4 लाइनों में सिमट जाएगी, वो मामला वहां डिसमिस हो जाएगा। ध्यान रखना, अपनी भाषा लिखना शुरू करो और उसी से बेटर नंबर भी मिलते हैं। आप सोचते हो एकदम किताबी ज्ञान वाली है ना, रट के जाएंगे तो बेटर मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति जितना अपनी भाषा में लिखेगा, हाँ ये फैक्ट चीजें है ना, ये तो याद रहनी चाहिए भाई, कि भाई जुते खेतों के निशान कहीं आप धोलावीरा करके आ जाओगे तो फिर तो नंबर मिलने नहीं है ना। समझ रहे हो बात को? बाकी बहुत सरल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अपन पहुंच गए यहाँ तक, निर्वाह के तरीके पढ़ लिए। अब अपन मोहनजोदड़ो नामक जो शहर है उसके बारे में मोटी मोटी जानकारी कर लेते हैं। लंबी वीडियो खींच जाएगी और अपन को फटाफट देखना है। मैंने जैसे पहले ही जिक्र किया है कि पहले रामगढ़ बसाया था, जो जमुआ रामगढ़ है, इन्होंने कच्छवाओं ने। फिर आमेर को राजधानी बनाया, आमेर बनाया तो चारों तरफ जहाँ मर्जी पड़ी वहीं कुछ भी बना लिया। लेकिन फिर जब सवाई जयसिंह आया, जब उसने 1734 में, चलो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आपको, मतलब ये याद नहीं रखना है 1734 में जयपुर बसाया गया, वो छोड़ो। आपको दिया रखना कि जयपुर बसाया था, ठीक है। तो उसकी पहले संरचना बनी, यहाँ आमेर है मान लो, ठीक है ना, यहाँ आमेर है, ये आमेर है, ऐसे मर्जी पड़े था। इन्होंने पूरी संरचना बनवाई यहाँ पर, कंप्लीटली पूरी संरचना बनवाई, एक चौकोर, ठीक है। और इसमें बताया भाई कहाँ राजमहल होगा, कहाँ पर बाजार होंगे, कहाँ पर रोडें होंगी, किस प्रकार से प्लॉट होंगे, कहाँ सड़कें बनेंगी, किस प्रकार से नालियाँ होंगी, वो सारी व्यवस्था इन्होंने बनाई। पहले तो उसको कागज पर उतारा, फिर धरातल पर उतारा। वैसे ही मोहनजोदड़ो जो शहर है उसको पहले तो दिमाग में उतारा गया, फिर कागज पे उतर गया और फिर धरातल पे उतारा गया। तो एक व्यवस्थित शहर है बसा हुआ। जैसे आज प्लॉटिंग काटते हैं अपन, बड़ी बड़ी प्लॉटिंग काटते हैं ना,
तो प्लॉटिंग में काटते हैं तो सबसे पहले तो उसको नक्शा बनाते हैं, नक्शा बना के फिर उसकी प्लॉटिंग काटते हैं, तो रोडें बिछाते हैं, रोडों के दोनों तरफ नाले बिछाते हैं, ठीक है, और समकोण पे एक दूसरे को काटती है रोडें, फिर वहाँ पर मकान बनते हैं। और वो मकान बराबर से प्लॉट बराबर है तो मकान भी लगभग लगभग बराबर बनेंगे, तो एक व्यवस्थित टाइप की कॉलोनी दिखेगी। वैसे ही मोहनजोदड़ो में था। मोहनजोदड़ो जो शहर है वो ग्रिड पद्धति में बसा हुआ है। कैसे? ग्रिड पद्धति में। जैसे मैंने अभी जयपुर समझाया ना, वैसे सेम कहा। ग्रिड मतलब रोडें एक दूसरे को समकोण पे काट रही हैं, वर्गाकार काट रही हैं, समझ रहे हो, ऐसे काट रही हैं, ठीक है। और रोडों के दोनों तरफ नालियां हैं। क्या है? रोडों के दोनों तरफ नालियां हैं, इधर भी नाली है, इधर भी नाली है, समझ रहे हो ना। रोडों के दोनों तरफ नालियां हैं। यहीं से याद करते चले जाना, ये जो नालों का निर्माण है। और मोहनजोदड़ो जो है ये दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक ऊंचला हिस्सा जो कच्ची ईंटों के विशाल चबूतरे पर बनाया गया है, और उस चबूतरे को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों के बराबर मेहनत करी गई, केवल और केवल उस ढांचे को, उस चबूतरे को खड़ा करने के लिए जिस पर एक किला बना हुआ है, ठीक है ना। उसके लिए 40 लाख श्रम दिवसों की आवश्यकता पड़ी है। देख सकते हो आप लोगों ने कितनी मेहनत करी होगी, समझ रहे हो ना बात को। और ये दीवारों से घिरा हुआ है। मोहनजोदड़ो जो निचला शहर है वो भी दीवारों से घिरा हुआ है, और जो ये ऊपर का शहर है, जो ऊपर का जो किला है, ये भी दीवारों से घिरा हुआ है। और यह चूंकि ऊंचा इसलिए क्योंकि ये कच्ची ईंटों के चबूतरे के ऊपर बनाया गया है, समझ रहे हो ना बात को। अब शहर का वर्णन करते हैं। शहर में मैंने बताया ना कि नालियां दोनों तरफ है, पक्की रोडें थी और दोनों तरफ नाले थी, और घर इस प्रकार से बनाए गए थे कि घर की एक दीवार का उस नाली के पास में सटा होना जरूरी था, ताकि घरों का जो पानी है वो सीधा सीधा नालियों में जा सके। इस प्रकार से संरचना थी। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, जो मोहनजोदड़ो शहर के लोग थे, वो अपनी प्राइवेसी का, निजता का बड़ा ख्याल रखते थे। तो मतलब घरों की संरचना भी अपने साइड में देख लेते हैं। दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है। तो घर मान लो ऐसे हैं, ठीक है। खुला आंगन होता था बीच में खूब बड़ा, जिसके अंदर शाम के समय रोटियां वगैरह मतलब खाना भी बना सकते थे, ठीक है। और कताई वगैरह का काम भी होता था, बैठ के महिलाएं आताई भी कर सकती थी। इसके चारों तरफ कमरे होते थे ऐसे, समझ रहे हो बात को, ऐसे कमरे होते थे। किताब में कौन सा टॉपिक कहाँ दे रखा है, मतलब पहले क्या दुर्ग दे रखा है, क्या देखा है, उससे मतलब नहीं, पूरा टोटल मिला के देखो। अपने गृह स्थापत्य से रिलेटेड देख रहे हैं, दुर्गों को भी साथ ले रहे हैं, नालों को भी साथ ले रहे हैं, उसकी संरचना को भी साथ ले रहे हैं, ठीक है ना, सब कुछ साथ ले रहे हैं। तो इसमें ये जो आंगन था खुला हुआ, ये आंगन था, और इसके अंदर चूल्हे पाए गए आंगन के अंदर, ठीक है ना। और आपको अगर इसमें से प्रवेश करना है तो पहला गेट मान लो अगर इधर होगा, यहां पर प्राइवेसी का दिखा रहा हूं, निजता का कैसा ख्याल रखते थे, तो दूसरा गेट यहां खुलेगा। सामने कोई भी गेट नहीं खुलता। अगर सामने खुलता तो आप चौक के अंदर देख सकते हैं, लेकिन सामने खुलता ही नहीं है। एक गेट यहां खुलेगा, एक गेट यहां, क्या देख लोगे आप? अंदर कोई महिला बैठी है तो बाहर से तो खड़ा व्यक्ति कोई देख ही नहीं सकता, आपको अंदर जाना ही पड़ेगा। एक तो निजता ये, दूसरी ये एक मंजिले नहीं होते थे, कुछ दोहरी मंजिल के भी होते थे। तो नीचे की जो मंजिल होती थी उसमें कभी भी रोड की तरफ खिड़कियां नहीं पाई जाती थी। और ये उदाहरण आज भी आप पुरानी हवेलियों में देख सकते हो। पुरानी हवेलियों में किसी में भी आपको रोड के साइड निचली मंजिल में रोड की तरफ कोई खिड़की नहीं दिखेगी, ऊपर जरूर दिखेंगी। आप नवलगढ़ में चले जाओ, मंडावा में चले जाओ, वहाँ की बड़ी बड़ी हवेलियां जितनी भी, वो नीचे की मंजिल में आपको कोई बाहर खिड़की नहीं दिखेगी, ऊपर सारी खिड़कियों से लबरेज है पूरी पूरी। तो यहाँ निजता का बड़ा ख्याल रखते थे, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी बात, एक कुआं, बाहर का कमरा होता था उसमें कुआं पाया जाता था। मोहनजोदड़ो में 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। कितने? 700, लगभग 700। सीधा भी पूछ सकते हैं वस्तुनिष्ठ, मोहनजोदड़ो में कितने कुएं प्राप्त है? 500, 300, 400, 700। तो आपको 700 देता है, टिक कर देना उसको, हो गया ना आपका क्लिक, एक नंबर आ गया आपका। तो ये कुआं होता था। इस कुएं की विशेषता ये थी कि इसमें से राहगीर जा सकता था। इसमें जो राहगीर होते थे ना वो भी पानी पी सकते थे, मतलब बाहर से भी व्यक्ति इसके अंदर आ सकता था, और घर के अंदर भी एक रास्ता होता था, ठीक है। सीढ़ियां भी इसमें पाई गई हैं, और ये चीजें अपने को वहां में पर प्राप्त हुई हैं। तो घर की संरचना समझ गए ना आप। निजता का ध्यान रखते थे, नीचे खिड़कियां होती नहीं थी, कुआं जरूर पाए, लगभग कुएं पाए जाते थे जिनका उपयोग राहगीर भी कर सकते थे, ठीक है। कितने कुएं मिले? 700 कुएं मिले। और नाली की तरफ एक दीवार का होना जरूरी था ताकि नाली में पानी चला जाए। ये हो गई घर की संरचना, और ये हो गया शहर का वर्णन। अब आते हैं अपन किले के अंदर। आज के किलों में क्या है? जितने भी बड़े बड़े जलकुंड है, जलाशय हैं, अपने किलों में जाते हैं तो जैसे कुंभलगढ़ का वहाँ मामादेव कुंड मिलता है, आमेर में चले जाओ, और वहाँ चले जाओ, नाहरगढ़ में चले जाओ, बड़े बड़े टांके हैं।
बड़े बड़े कुएं हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर भी था, यहाँ पर हमें 2 विशाल संरचनाएं प्राप्त हुई हैं, और भी कई सारी चीजें प्राप्त हुई है, लेकिन 2 विशाल संरचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक तो प्राप्त हुआ विशाल जलाशय, विशाल स्नानागार, जैसा आज का बड़ा स्विमिंग पूल होता है ना, वैसा विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। और एक प्राप्त हुआ अपने को माल गोदाम। सामंती वर्ग, आप अपने दादाजी से दादी जी से पूछना, सामंती वर्ग की जो व्यवस्था थी वो थी ना, जब क्या करते थे, जो भी पूरा धान लाटते थे पूरा पूरा गढ़ के अंदर ले जाते थे, और गढ़ में उसको स्टोर करते थे, और वहीं से पांति करके दिया करते थे। इतना धान आ रहा तो उसको व्यवस्थित करने की भी तो जगह होनी चाहिए। आप पुराने हवेली पुराने गढ़ों में चले जाओ, आपको वहां पर विशाल माल गोदाम अभी भी मिल जाएंगे, आप उनको देख के समझ सकते हो। हाँ, ये एग्जाम होने के बाद में, अभी मत चले जाना वरना टाइम वेस्ट बहुत हो जाएगा। अभी 1 नंबर के चक्कर में घूमते फिरोगे, एक दिन खराब हो, क्या मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ माल गोदाम मिला है। माल गोदाम की जो है ना, नीचे की संरचना तो हमें मिलती है जो ईंटों से बनी हुई है, लेकिन ऊपर की संरचना गायब है। ऊपर की संरचना शायद इसलिए गायब है क्योंकि वो शायद लकड़ी की बनी थी, जो अब समय के साथ खत्म हो गई, लेकिन नीचे की हमें थोड़ा भग्नावशेष इसके हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये विशाल जलाशय, इसके उत्तर में और दक्षिण में इसमें सीढ़ियां थी अंदर जाने के लिए, और इसको चारों तरफ से ईंटों से ढककर, इसको मतलब ईंटें लगा के इसके दीवार है, और जिप्सम का लेप किया गया था ताकि ये पानी अंदर नहीं सोखे। समझ रहे हो बात को। तो जिप्सम का जो लेप किया गया था उसको चारों तरफ से लेप किया, और ताकि ये पानी अंदर नहीं सोखे। और इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां थी, और एक तरफ इसके 8 स्नानागार हमें प्राप्त हुए, एक गलियारा के दोनों ओर, 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, छोटे छोटे स्नानागार। जैसे आप आज भी आप कोई वाटर पार्क वगैरह में जाते हो, वहाँ स्नानागार है ना, मतलब छोटे छोटे स्नानघर होते हैं, उनमें स्नान करो फिर उसमें कूदो, या फिर उससे बाहर निकल के आप स्नान करके आराम से आओ। ऐसा थोड़ी है उसमें कूदे उसमें से निकल के घर पे आ गए, आ सकते हो भैया, आप निराले हो, बाकी होता तो यही है कायद। वहाँ भी स्नानघर मिले। ये विशाल जलाशय मिला ना, जो स्नानागार, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये धार्मिक कार्यों में उपयोग किया जाता था। आज भी अपन पुष्कर की घाटी के 52 घाट याद है कि नहीं है, पुष्कर की जो अपनी झील है, वहाँ पर अपन धार्मिक स्नान करने जाते हैं। कपिल मुनि का मेला भरता है, या फिर शहरियों का मेला भरता है, कपिल धारा में भरता है, एक यहाँ सीताबाड़ी में भरता है। तो स्नान ही तो करते हैं वहां जाके, उस स्नान का तो महत्व है, धार्मिक महत्व है ना। तो उस समय भी ये स्नान का शायद धार्मिक महत्व रहा होगा, तभी ये इतना बड़ा स्नानागार बनाया गया, जिसमें विशाल स्नानागार, जिसमें कई जन एक साथ स्नान कर सकते हैं। ये हो गया वर्णन, कुछ और है, इतनी सी चीज है। अब आप इसको चाहो तो 20 शब्दों में शॉर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इसके 20 पन्ने भर सकते हो, वो बुद्धि आपको लगानी है। कुछ फैक्ट हैं वो आपको याद रखने हैं, छोटी सी इसकी संरचना याद रखनी है, 700 कुएं याद रखने हैं। इसकी जो संरचना थी वो ग्रिड पद्धति में थी। अब ये ग्रिड पद्धति क्या याद रखने की जरूरत है कि समकोण, आज के प्लॉट याद करके लिख देना तुम तो, बस लाइटें नहीं थी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और माल गोदाम अनाज रखने के लिए चाहिए था। विशाल स्नानागार जिसके उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं, उसके 8 स्नानघर मिले हैं, जो एक गलियारे के दोनों तरफ 4-4 मिले हैं, ठीक है ना। ये चीजें हैं, और ये दीवारों से घिरा हुआ था, और ये कच्चे चबूतरे पर, बहुत बड़े चबूतरे पर ये बना हुआ था किला। ये छोटा था, ऊंचला भाग था, ये छोटा भाग था, जो बड़ा भाग था वो निचला भाग था, ये शहर था, ठीक है ना। निजता के बारे में आप जानकारी लिख देना, खेती आप कर ही लोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया एक सुनियोजित शहर हड़प्पा, ठीक है। गृह स्थापित अपने देख लिया, सारा सारा साथ में देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अपने नालोक निर्माण हो गया, गृह स्थापित हो गया, दुर्ग हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। आज के टाइम क्या है, आज के टाइम में अमीर का भी वही चीजें होती है, गरीब की वही होती है, या फिर सभी जाति एक ही तरह के शमशान घाट है, या सभी के एक ही कुएं है, आज भी है क्या, नहीं है ना। तो उस समय भी कोई भिन्नता रही होगी। आज भी देखते तो जैसे अपना मुस्लिम वर्ग है उसके कब्रिस्तान होते हैं, हिंदू वर्ग के शमशान होते हैं, ठीक है। हिंदुओं में भी कई ऐसी जाति होती है जो गाड़ते हैं मृतकों को, अलग अलग परंपराएं हैं ना। तो उस समय भी क्या ऐसी परंपराएं रही थी, क्या उस समय भी कुछ ऐसी भिन्नता रही थी, उस भिन्नता का भी अवलोकन पुरातत्व वेदाओं ने किया है, और किस प्रकार से किया है। अब आप गए अपन उसी चीज को देखेंगे, समझ रहे हो ना बात को। हाँ, ठीक है ना। तो आगे हम देखेंगे समाधान। अब ये भिन्नता यहाँ पर को किस प्रकार से दिखाई देती है, आज के टाइम में किस तरह दिखती है, कब्रिस्तान शमशान इन्हीं से तो दिखती है, उस समय भी कोई रहा होगा। तो समाधान, वहां सबसे पहले पुरातत्व वेदांत देखा कि वहां समाधान के क्या प्रकार थे, बड़ी बड़ी गहरी गर्तें होती थी, बड़ी बड़ी गर्तों के अंदर उन्हें कुछ शव अवशेष प्राप्त हुए, शवों की हड्डियां प्राप्त हुई, शवों की अस्थियां प्राप्त हुई, उनसे पता चलता है कि यहाँ समाधान किया गया था, ठीक है ना।
तो समाधानों का सबसे बड़ा उदाहरण है मिस्र के पिरामिड, है कि नहीं है? मिस्र के पिरामिड जानते हो ना, मिस्र के विशाल पिरामिड। तो उनमें से कुछ मिस्र के विशाल पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के काल के में, इनमें सोना चांदी पता नहीं क्या क्या चीजें मिली है, इतनी महंगी महंगी चीजें मिली है, क्योंकि वहां के लोगों को विश्वास था कि ये मरने के बाद में कहा थे, इसलिए वो राजाओं के साथ में दफनाते थे। तो पुरातत्व वेदन देखा भाई मिस्र के पिरामिड हुए उस समय बने, तो क्या वैसी धारणा वैसी सोच हड़प्पा सभ्यता के लोगों की थी, उसका पता करने के लिए उन्होंने देखा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें दफनाई गई थी। तो उनको ज्यादा जगह से चीजें प्राप्त नहीं हुई है, कुछ जगहों से उन्हें तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ है, एक आध जगह से एक छोटा मोटा कोई हार प्राप्त हुआ जो शंख से सीपियों से छोटे छोटे मनकों से बना हुआ था, कुछ जगहों से जिसमें कुछ जेस्पर के भी लगे हुए थे। ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं इसको। 1980 के दशक की बात उनके मध्य में एक जो मिली हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुई उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख की सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। ठीक है, और इसमें 3 छल्ले थे जिसमें और एक जेस्पर का भी इसमें प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये जरूर अपने को मिला है, लेकिन कुछ जगहों से मिला, मैंने कहा ज्यादातर जगहों से ये नहीं मिला है। तो हम आखिरकार यही परिणाम निकाल सकते हैं, यही सोच सकते हैं, यही निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनका विश्वास नहीं था कि दफना मरने के बाद में भी ये चीजें उपयोग करेंगे, उनका विश्वास ऐसा नहीं था, इसलिए वो महंगी चीजें या चीजें साथ में गाड़ने में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। ये हुई खत्म समाधान की। दूसरी बात, समाधान अपने को कब्रिस्तान से समझ में आ गया। ठीक है, अब और किसे समझ में आ सकता है? विलासिता की वस्तुएं। आज जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उसका उतना बड़ा मकान, जिसके पास जितना कम पैसा उसके पास उतना छोटा मकान, है ना? ये तो विलासिता तो है। उसके अंदर फिर सोफा टीवी सेट सारे उस हिसाब से दिखेंगे भाई उसके पास पैसा कितना है। ठीक है, तो उस समय भी ये जो बस्तियां थी इनमें विलासिता का आधार पर अपन देखें तो विलासिता का आधार पर उसमें क्या चीजें थी? विलासिता का आधार पर अपन क्या चीजें मान सकते हैं? सोना हर जगह नहीं मिल सकता, बहुत कम जगह पे मिलता है। हीरा बहुत कम मिलता है, इसलिए महंगा है। चलो मान लो हीरा भी ऐसे ही बिखरा होता जैसे आज कोयला बिखरा, कंकरी बिखरी है, तो हीरा का कोई महत्व होता क्या? नहीं होता ना। नहीं होता, मतलब जो चीज कम मिलती है या वहां पर नहीं मिलती है। आज जैसे तेल अपने लिए महंगा है, अपने लिए बहुमूल्य है, लेकिन क्या वो अरब कंट्रियों के लिए भी महंगा है क्या? नहीं है ना। वहां तो पानी से भी सस्ता है। क्यों? क्योंकि वहां बहुत है, बहुतायत में है। तो बहुतायत में जो चीज मिलती है वो महंगी नहीं हो सकती। तो यहाँ बहुतायत में जो चीज मिली है वो महंगी नहीं थी, जैसे मिट्टी के मनके वगैरह कुछ और कोई कई सारी चीजें मृतबान वगैरह मिले तो वो बहुतायत मिले, वो महत्व इतना नहीं था। यहाँ पर बहुत कम चीज मिली जो रेयर मिली है। वो क्या मिली है? एक फयोन्स नाम से मिली है। क्या नाम से? फयोन्स। इसको हम विलासिता की वस्तु में इसलिए शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत कम मिला है। दूसरी, इसकी प्रोसेस थोड़ी टफ थी बनाने की। एक तो इसमें घिसी हुई रेत का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, घिसी हुई रेत का, घिसी रेत में कुछ चिपचिपा पदार्थ मिलाकर और रंग मिलाकर। ठीक है, घिसी रेत प्लस चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, प्लस रंग, इन चीजों को पकाकर गर्म करके और जो पात्र बना देते थे छोटे छोटे, जिसमें इत्र रखने का कार्य किया जाता। आज भी आप इत्र मतलब सेंट रखने की जो शीशे होती हैं देखना, उनकी वो कुछ स्पेशल सी दिखती हैं, महंगी होती हैं वो शीशे भी, क्योंकि सेंट है भाई। तो उस समय भी इसमें इत्र का जो इनसे बने छोटे छोटे होते थे ना बर्तन, उनमें इत्र रखने के लिए काम लिया जाता था। लेकिन मतलब इससे अपने समझ सकते हैं कि भाई वो विलासिता की वस्तु प्रयोग करते थे। लेकिन आगे जाके फिर पुरातत्व वेद कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि इससे बनी हुई एक तकली मिल गई। वहां तकली जानते हो, ताकड़ी, तराजू, वो मिल गई। अब बोलो तराजू कोई विलासिता की वस्तु हो सकती है क्या? वो तो विलासिता की वस्तु हो नहीं सकती। तो फिर यहां पर कंफ्यूज हो गए। फिर पुरातत्व वेद यहाँ कंफ्यूज हो गए कि यार हम माने कि नहीं माने, पर मानेंगे तो सही, कुछ मिला है तो कोई बात नहीं। ठीक है ना। इनको बनाना कठिन था। ठीक है, और हम दूसरी बात, इनको तकलीफ तो मिल गई, लेकिन फिर भी ये छोटी बस्तियों में नहीं मिली, बड़ी बस्तियों में मिली। आज भी गांव में वो महंगी वस्तुएं नहीं मिल सकती, नहीं मिलती घरों में, जो शहरों में मिलती है। झूमर किसी गांव के किसी घर में देखा है क्या कि झूमर लटका हुआ है? नहीं देखा ना, नहीं होता। विलासिता की वस्तु है, शहरों में मिलेगी। गांव में टीवी मिलता है, छोटा बड़ा टीवी मिलता है, इतना बड़ा टीवी मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। सोफा, बड़े बड़े सोफे महंगे महंगे,
30-30 लाख, 40-40 लाख के भी सोफे आते हैं। वो मिलते हैं कि गाँव में नहीं मिलते ना, विलासिता की वस्तुएं। उनसे पता चलता है ये जो चीजें थी ना, ये फोयंस वगैरह, ये भी बड़ी वस्तुओं में मिले हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसे शहरों में मिले, कालीबंगा जैसी बस्तियों में नहीं मिले, छोटी बस्तियों में। ठीक है ना, ये हो गई विलासिता की वस्तुएं। लिख सकते हो ना आराम से, अपने शब्दों में डाल के लिखना सीखो भाई, आराम से पेज भर सकते हो। फैक्ट चीजें जरूर डालना, नंबर उनसे बन जाएंगे, उनसे पॉइंट बनाओ, पॉइंट बनाना सीखो, पॉइंट। ठीक है ना, जचा जचा के। अब अपन ने पढ़ ली अवलोकन, संवर्धन, विलासिता तक वस्तुएं। और अब पढ़ेंगे अपन शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान, तो शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान करेंगे अपन। अब आज के टाइम में अपन किसी सोनार की दुकान है तो कैसे पहचानेंगे? वैसे सोनार का कचरा तो हमें मिलता ही नहीं है, वो भी लाखों रुपए किलो के हिसाब से मिलता है। चलो उसको छोड़ दो। चमड़े का काम करते हैं, मान लो चमड़े का काम करते हैं, तो चमड़ा जहाँ काम होता है वहां अपन आराम से पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे? बिल्कुल पहचान पाएंगे। वहां जो कचरे के ढेर है उनमें चमड़े के जो छोटे छोटे टुकड़े वो मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर पत्थर का जो काम होता है वहां छोटे छोटे पत्थर का या पत्थर का चूरा वहां मिल जाएगा, कचरे के अंदर भी मिल जाएगा, आसपास मिल जाएगा, पता चल जाएगा यहाँ पत्थर का काम हो रहा है। चूना बनाने मतलब चूना पत्थरों का प्रयोग होता है, तो वहां भी सब कुछ चीजें प्राप्त होती है ना, पता चलता नहीं यहाँ चूने पत्थर का काम होता है। तो वहां पर भी ऐसे कुछ निशान मिले जिनसे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन केंद्र थे। शिल्प उत्पादन केंद्र के नाम पे पूरी की पूरी बस्तियां बसा रखी थी उन लोगों ने, पूरी की पूरी बस्तियां बसा दी, का हाँ ऐसे यही काम होगा। ठीक है, जैसे पूरी पूरी बस्तियां बसाने का काम है, तो पूरी पूरी बस्ती कौन कौन सी थी? ठीक है, एक था चन्हूदड़ो, एक है चन्हूदड़ो। मैंने कहा ना आगे और प्रयोग होगा चन्हूदड़ो का, ध्यान रखना। नहीं, चन्हूदड़ो का नहीं कहा था मैंने, चन्हूदड़ो तो बेचारा भी आया है, थोड़े नाम अजीब है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, साल भर से पढ़ रहे हो यार, इतना तो याद रह ही जाएगा। चन्हूदड़ो ये 7 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितने? 7 हेक्टेयर में। ये तो 7 हेक्टेयर में फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है पता है क्या आपको? मोहनजोदड़ो, चलो यहाँ आएगा तो मोहनजोदड़ो शहर है, ये बस्ती क्यों? क्योंकि ये 25 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये कितना? 25 हेक्टेयर में फैला हुआ है, नहीं 125, सॉरी 125 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और ये मात्र 7 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये छोटी बस्ती है, लेकिन ये पूरी पूरी बस्ती है ना, ये शिल्प उत्पादन से संबंधित थी। पूरी पूरी बस्ती में शिल्प उत्पादन का काम होता था। ठीक है, और इसमें शिल्प उत्पादन क्या होते थे? जैसे इसमें होते थे मन के बनाना होता था, शंख की कटाई होती थी, धातु कर्म होता था, मौन निर्माण होता था, तथा पाठ भी बनाए जाते थे। क्या क्या होता था, समझ रहे हो बात को? या बस शंखों की कटाई होती थी, धातु कर्म होता था, मन के बनाने का काम होते थे, मोहर बनाई जाती थी, ये सारे, और बाढ़ भी बनाए जाते थे। कहां पर? चन्हूदड़ो में। कितने हेक्टर में फैला था? 7 हेक्टर में। मोहनजोदड़ो कितना में? 125 हेक्टर में। ठीक है ना। ये तो बस्ती ये हुई। ठीक है, और फिर अपन देखते हैं, तो शिल्प उत्पादन के केंद्रों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे मान लेते हैं पत्थर से, सबसे पहले लेते हैं पत्थर। तो पत्थर से जैसे सेल खड़ी है, सेल खड़ी, क्वार्ट्ज, जैस्पर, और भी कोई पत्थर जैसे, समझ रहे हो बात को? देखो कार्निलियन, ठीक है ना, एक है कार्निलियन। इस कार्निलियन का अपन जिक्र करेंगे अभी। कार्निलियन, चलो यही कर लेते हैं, अलग से याद रखना इस चीज को, कार्निलियन इंपॉर्टेंट है। कार्निलियन क्या था? एक लाल रंग का होता था पत्थर, जो पीले रंग के कच्चे पदार्थ को बार बार आग में पकाकर यह बनाया जाता था, जो एक महंगा पत्थर होता था। और जो सोरतुगई में मिलेगा ना, वो लाजवर्द मणि मिलेगी। एक नीले रंग का कीमती पत्थर था, जो वो लाजवर्द मणि, ठीक है, लाजवर्द मणि, क्या आगे आएगा वो, लाजवर्द मणि। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ मिला है? ये मिला सोरतुगई में। ये कीमती पत्थर था, सांप की मणि नहीं है, ध्यान रखना। ये लाजवर्द मणि थी, लाजवर्द कीमती पत्थर था। ठीक है, तो
कुल मिला के ये चीज सैलखड़ी, क्वार्ट्ज, जस्पर, कार्निलियन, ये पत्थर से रिलेटेड ये। फिर धातु, फिर धातु से देखते हैं तो सोना थोड़ा बहुत मिला है, तांबा, फिर कांसा, ठीक है। पत्थर में ये है सैलखड़ी, क्वार्ट्ज, जस्पर, कार्निलियन, ठीक है। और धातु में है सोना, तांबा, कांसा, ठीक है। फिर मैं मिट्टी के देखे तो मिट्टी या शंख के, शंख, ठीक है, मिट्टी के शंख के मन के, ये भी अपने को वहां पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और पक्की मिट्टी थे ना, फेयंस, जैसे मिट्टी जैसे फेयंस पक्की मिट्टी के हैं, पक्की मिट्टी के और अन्य चीजें, पक्की मिट्टी की वस्तुएं। समझ रहे हो बात को? समझना है, पढ़ना कम है, समझ में ज्यादा है। अनुभव से अनुभूति बड़ी होती है। जैसे पाठ भी है आपकी 11वीं में होगा पाठ, वो वहां जाने का, जापान में हिरोशिमा में जब लेखक जाता तो वो अनुभव करता है उन सब चीजों को, लेकिन उसे उतना एहसास नहीं होता। अनुभव करता है लेकिन एहसास नहीं होता। लेकिन जब ट्रेन वापस लौट रहा होता तब उसे अनुभूति होती है, मतलब फिर उसको महसूस होता, पूरा अपने को जुड़ाव महसूस करता। तो आपने को भी जुड़ाव महसूस करना है, जुड़ाव महसूस करोगे तो सारी चीजें याद होगी, ठीक है। मिट्टी के वहाँ पक्की मिट्टी के बर्तन भी मिले, कई सारी चीजें मिली, शंख के मिले, मन के वगैरह बना के मिले, ठीक है, फेयंस मिला, ठीक है, ये सारी चीजें। और धातु में सोना, तांबा, कांसा है, पत्थर में सैलखड़ी, क्वार्ट्ज, जस्पर, कार्निलियन, ये सारी चीजें, ये वहाँ पर शिल्प उत्पादन से संबंधित चीजें यहाँ थी, ठीक है ना। अब सैलखड़ी पत्थर है, सैलखड़ी पत्थर कैसा था? मुलायम पत्थर होता है, जैसा आज पाउडर बनाने का आते हैं ना पत्थर, वैसे मुलायम पत्थर था। तो इस पे आराम से कोई भी कारीगरी हो सकती थी, मुलायम पत्थर होने का कारीगरी। इसके कारण जो ज्यामितीय आकृतियों में ही केवल कोई भी मनके वगैरह बनाने की ज्यामितीय मतलब गोल या तिकोने ऐसे बनाने की मजबूरी से बाहर निकाला इसने। मतलब सैलखड़ी को पीस कर सांचों में डालकर विभिन्न प्रकार की आकृतियां प्राप्त की जा सकती है, टेढ़ी मेढ़ी, आड़ी टेढ़ी, जो भी, ठीक है ना। तो इससे सुविधा मिली, लेकिन ये इसमें महीन मन के मिले सभी सैलखड़ी के, वो इतने महीन और इतने कारीगरी युक्त मिले कि आज भी पुरातत्वविदों के लिए ये एक पहेली है कि ये कैसे बनाए गए थे। जैसे पुराने मंदिर है, उनकी संरचना देखो आप, वैसे संरचना आज बन जाए क्या? मशीनें आ गई, बना लो, मरीना बने, नहीं बन सकती ना। वैसे उस समय की ऐसी संरचना जो पुरातत्वविदों के लिए आज भी दिमाग कुचल रहे हैं, कैसे किया होगा, ठीक है ना, ये चीजें। तो इनको क्या करते, सैलखड़ी को पीस कर सांचों में डाल के विभिन्न प्रकार के मनके प्राप्त किए जाते थे। और यहाँ के मनकों की अगर पूछ ले मनकों की संरचना कैसी होती थी, तो मनके थे ढोलाकार, ठीक है, ढोलाकार, गोलाकार, ठीक है, चक्राकार, बेलनाकार, ठीक है ना, बेलनाकार और डोलाकार, बेलनाकार, चक्राकार, खंडित, खंडित टूटे हुए, खंडित लिख देते हैं, लिखावट भी सुधर जाएगी, बहुत कुछ सुधर जाएगा, जितना मत करो ना। ये सारी चीजें थी। और कुछ पत्थरों में क्या, दो पत्थरों को आपस में जोड़ के, जैसे इसमें ऐसा कर दिया, इसमें ऐसे मतलब कसने वाले नट टाइप में, और छोटे छोटे, और कुछ पे सोने का टोप का काम किया हुआ पत्थर भी मतलब सोने का टोप चढ़ाया था कुछ पत्थरों पे, दांतों पे चढ़ाते हैं लोग तो सोने का टोप, तो पत्थरों पे चढ़ाना कौन सी बड़ी बात है, समझ गए ना। तो ये वहां पर हमें प्राप्त हुए हैं। इन सब का काम कैसे खत्म होता था? जैसे बड़े बड़े पत्थर थे उनको खंडित किया जाता था, फिर उनमें से बारीकी से सल्क निकाले जाते थे, ठीक है, सल्क निकाल के फिर उनकी घिसाई की जाती थी बढ़िया से, फिर उसकी पॉलिश की जाती थी, फिर उसमें छेद किया जाता था, और इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया पूरी होती थी। आज भी ऐसा ही होता है, अपने शब्दों में लिख सकते हो। क्या करेंगे, पहले खंडित तोड़े जाते थे, फिर उनमें से सल्क निकाले जाते, फिर उनकी घिसाई करते, फिर पॉलिश करते, फिर उनमें से छेद कर देते। तो छेद करने की कुछ मशीनें भी हमें मिली है। वो छेद करने की मशीनें कहाँ मिली है? चन्हूदड़ों में मिली है। चन्हूदड़ बार बार परेशान करेगा भैया आपको, ठीक है ना। चन्हूदड़ है ना, चन्हूदड़ो, सोर तो गई, ये याद कर लेना शब्द, इन शब्दों के ऊपर खेल टिका है पूरा, ठीक है ना। बाकी गप्पे मार सकते हो, लेकिन इन चीजों में गप्पे नहीं मार सकते, फैक्ट पूछ लिया तो चन्हूदड़ो है ना, चन्हूदड़ों में
लोथल में और धोलावीरा में। कहाँ कहाँ? एक तो चंदूतरो, एक लोथल। लोथल गुजरात में है ना, धोलावीरा भी गुजरात में। यहाँ पर क्या मिली है? छेद करने की मशीनें मिली है, छेद करने की मशीनें, ठीक है ना। यहाँ से मिली है, मशीन ही है, सुई भी एक अपने आप में मशीन है। आमिर खान की वो मूवी देखे ना, 3 इडियट्स, चेन भी अपने आप में एक मशीन है, समझ रहे हो ना। तो ये मशीनें मिली है। वहाँ ऐसी मशीन है, कोई बहुत बड़ी मशीन आप मत समझ लेना, कोई बड़ा सा ढांचा सजाया था, समझ गए ना। मतलब मशीन मतलब उपकरण, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ मशीन, बाकी मतलब उपकरण, उपकरण समझ रहे हो ना, उपकरण मिले। ये हुआ बात कंप्लीट अपनी यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर स्पेशली कुछ पूछ ले कि समुद्र से संबंधित शिल्पों के लिए कोई बस्तियां थी क्या? केवल वहां शंख का ही काम हो रहा है, या समुद्र से सीपियां वगैरह मिलती है, उनसे रिलेटेड ही कोई काम हो रहा है? तो ऐसा भी कुछ मिले क्या बस्तियां? तो इससे संबंधित हमें वहां पर 2 बस्तियां देखने को मिलती है, जो ठीक है, जो किसी समुद्र में जो भी मिलता है ना, उससे रिलेटेड वस्तु बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र था, ठीक है ना। जैसे चूड़ियां हैं, करछियां हैं, पच्चीकारी की वस्तुएं जो शंख से बनाई जाती थी, उससे रिलेटेड एक तो मिला नागेश्वर। नागेश्वर पुरानी मूवी में शायद अमरीशपुरी का नाम भी रहा होगा, नागेश्वर शायद उसमें नहीं है क्या, फूल और कांटे में, उसमें शायद नागेश्वर का नाम है। चलो छोड़ो। दूसरी है बालाकोट। ये दोनों कैसी बस्तियां हैं? समुद्री बस्तियां हैं, ठीक है। मूवियों से सीखो तो बहुत कुछ सिखाती है मूवियां। मैं यहाँ मूवियों को प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, वैसे भी अभी बाइकआउट चल रहा है, ठीक है। नागेश्वर और बालाकोट ये कैसे समुद्री बस्तियां हैं? मतलब समुद्र के किनारे बसी हुई बस्तियां हैं, ऐसा नहीं समुद्री बस्तियां समुद्र के अंदर ही हो। यहाँ पर हमें चूड़ियां, करछियां, ठीक है, और भी कई सारी चीजें वहां पर अपने को। पच्चीकारी की वस्तु है, पच्चीकारी मतलब बने, मतलब डिजाइनिंग की काम किया हुआ, कारीगरी का काम का वस्तुएं, ठीक है, मिलती है। ये जो विशिष्ट केंद्र थी, ठीक है। और यहाँ से क्या किया जाता था? यहाँ से माल दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। आज कोई बस्ती जूतियां बना रही है, तो क्या जूतियां खुद ही पहनेंगे क्या? बाहर नहीं भेजेंगे, भेजेंगे ना। तो मतलब यहाँ से बाहर माल भेजा जाता था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो वगैरह वहां पर भेजा जाता था, ठीक है। और यह संभव है कि चंदूर और लोथल से तैयार माल जैसे मन के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में लाया गया था, ठीक है। और ये भी हो सकता, यह भी है कि वहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों के कुछ हिस्सों में वहां पर भी माल तैयार होता हो। जैसे जोधपुर है, आज वहां पर खूब सारी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, जयपुर में खूब सारी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं प्रॉपर सिटी के अंदर, ठीक है। उनके विशेष एरिया के एरिया पूरे हैं, जैसे बासनी है जोधपुर में, उधर बोरानाडा है, बोरानाडा आउटसाइड में पड़ जाता है, लेकिन बासनी तो सिटी के अंदर ही है, क्या अलग है, समझ रहे हो बात को। तो ऐसे ही कुछ मोहनजोदड़ो और वगैरह ये है ना, यहाँ पर भी हमें वो बस्तियों के भी कुछ बीच में निशान मिले, जहाँ पर पड़ी हुई छोड़ दी गई चीजें, जो टूटी फूटी चीजें थी, साबुत चीजें तो कौन छोड़ता है, ठीक है, जिनसे पता चलता है यहाँ पर भी वो कोई काम होता था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अंदर भी, शहरों के अंदर भी, ठीक है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर बड़े आकार के टुकड़े मिलते हैं, लेकिन बड़े बड़े आकार के टुकड़े थे ना जो अवशिष्ट होते थे, उनको उनसे कुछ न कुछ चीजें बना लेती थी। जैसे आज मान लो संगमरमर का काम हो रहा है, बड़ी पट्टी टूट गई, उसका क्या काम लेंगे? उसके छोटे छोटे टुकड़े करके टुकड़ी बीड़ देंगे, बना देंगे ना, टुकड़ियों वाला आंगन बना देंगे, काम लिया ना उसको। तो वैसे ही जो बड़ी बड़ी चीजें थी उनको छोटे छोटे ले जाता था, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें बच जाती थी उनको ऐसे फेंक दिया जाता था कूड़े के रूप में, करकट के रूप में। और वही चीजें आज हमारे अध्ययन का कारण बन गई है। कचरा काम आ रहा है, देख लो, कचरा सोने से भी महंगा है, आज उसकी नीलामी करवाओ तो कितना महंगा बिकता होगा, देखो, है ना। सुनार का कचरा भी देखो लाखों रुपए बिकता है किलो में, तो कचरा भी अपना में बहुत महंगा है भाई। हर एक चीज की समय आने पर कीमत होती है, ये सच है, ठीक है। अब माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां भी देख लेते हैं अपन, ठीक है।
जैसे कि कुछ चीज़ें जो मिट्टी वगैरह तो हर जगह मिल जाती है, तो उनको बाहर से क्या मंगवाए, कोई ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन कुछ जैसे लकड़ी है, अब मारवाड़ का आदमी सागवान की लकड़ी के सोफे बनवाएगा तो क्या वहाँ सागवान उगती है क्या? नहीं उगती है ना। कहाँ से मंगवाएगा? मालवा की तरफ से मंगवाएगा, 12 जलावाड़ यहाँ से मंगवाएगा, बांसवाड़े से मंगवाएगा ना। तो लकड़ी है, पत्थर है। अब बोलो मारवाड़ी बाहर से मंगवाएगा, मारवाड़ खुद भी तो कुछ भेजेगा है। अगर अजमेर से, अगर मकराना से, अगर संगमरमर पत्थर नहीं जाए तो देश की बिल्डिंगों में देखो आज संगमरमर का काम और वो कहाँ से होगा, कर रहा है ना एक्सपोर्ट। तो पत्थर वगैरह है, हर जगह नहीं मिलते। तो जो लकड़ी है, पत्थर है, जो कुछ ऐसी चीजें थी जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं थी, वो बाहर से मंगवानी पड़ती थी ताकि शिल्प बनाया जा सके या उनको उपयोग किया जा सके। तो किस प्रकार से आती थी? तो अपन ने शुरुआत से देख रहे हैं कि वृषभ के चित्र मिले हैं, मोहरों पर बैलगाड़ियां मिल रही है, खेती के निशान मिल रहे। तो मतलब वो बैलगाड़ी वगैरह से परिचित थे कि नहीं थे? तो बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। किसका? बैलगाड़ियों का प्रयोग करने के यहाँ पर साक्ष्य मिलेगा भी, बैलगाड़ी से वहां पर माल आता होगा। ठीक है ना। अब इसमें कोई रटने वाली चीज है क्या? ये याद करने वाली चीज है क्या? समझने वाली चीजें हैं, और मेरे हिसाब से समझ भी गए होंगे आप। एक बार आप वीडियो को पूरा देखोगे और समझ जाओगे। इसको अपनी लैंग्वेज में बनाना सीखो बस, बहुत सरल है, बहुत सरल। ठीक है। भाई माल प्राप्त ऐसा पूछ ले, जैसे माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां क्या थी? नीतियां क्या थी? स्थानीय स्तर पर जो मिट्टी वगैरह उपलब्ध थी वो तो ठीक है, लेकिन बाहर से अगर माल मंगवाना, जैसे आज लकड़ी का आप मैंने बता दिया भाई, हर एक लकड़ी हर जगह नहीं मिल सकती ना। बाहर से मंगवाना पड़ता ना। तो बाहर से मंगोगे तो बैलगाड़ी वगैरह वही तो उपयोग में लोगे। इसमें कुछ रटने वाली चीजें क्या, याद करने वाली चीजें क्या, बताओ है क्या? नहीं है। उसमें हवाई जहाज टूटती नहीं थी, हवाई जहाज में पटक लो, वहाँ फेंक देना से उठा लेंगे, ऐसा तो था नहीं। तो ये चीजें अपने सारी अपने पढ़ ली। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है। माल प्राप्त करने से मेरी नीतियाँ, ठीक है। और थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा और देख लेते हैं। हाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम खींचे तो खींचने दो। तो आज तो थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, अपनी शुरुआत है इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। अपना आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे, कम समय में ज़्यादा खींचने का प्रयास करेंगे। ठीक है। क्योंकि अब तो रिवीजन में मारना है ना एक तरह से, तो उसी हिसाब से चलेंगे। फिलहाल आज के लिए विदा लेते हैं। जो बाकी पार्ट बच गया है उसको अगली एक और वीडियो बना के उसमें पूरा कंप्लीट करवा के डाल देंगे ना। तो बाकी जो आगे बढ़ेंगे ना, वो सारे पार्ट 40-45 मिनट में खत्म करने का प्रयास पूरा करेंगे। इस पार्ट की अपन को 2 वीडियो बनानी पड़ेगी। तो जो अब इसमें माल प्राप्त करने के संबंधित नीतियाँ हैं, जो आपके ये मौर्य लिपि तथा बाढ़ हैं, और ये सब सभ्यता का अंत भी अपन इसमें देखेंगे। फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज जब हुई है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है ना। और अभी तक काफ़ी कुछ बचा हुआ है। और प्राचीन और नवीन सभ्यता जो है ना, अतीत को जोड़कर पूरा करने की जो समस्या हैं, इन समस्याओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है। व्याख्या की समस्याएं पढ़ेंगे। और ये तो टोटल है ना, ये अपन कल पढ़ लेंगे। ओके। तो इसकी अच्छे से तैयारी करना। बेस्ट ऑफ लक। राम राम, जय माता दी।